मौलिक अधिकार जनता की ताकत हैं और नीति निर्देशक तत्व सरकार का मिशन। एक बेहद शक्तिशाली और सटीक विचार। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह एक अकेला वाक्य आज के पूरे विषय की अहमियत को तुरंत साफ कर देता है। अगर हमें अधिकारों और देश के शासन को गहराई से समझना है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि सरकार का असल लक्ष्य या उसका मिशन आखिर होना क्या चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम आम तौर पर डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। सुनने में ये शब्द थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे नियम नहीं है। ये एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट के निर्माण का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए गहराई में उतरकर डिकोड करते हैं कि आखिर ये प्रणाली काम कैसे करती है। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कल्याणकारी राज्य के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर इसके 3 वैचारिक स्तंभों पर बात करेंगे। उसके बाद डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच का रोचक टकराव देखेंगे। चौथे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों की बात होगी जिन्होंने इसकी दिशा तय की। और अंत में परीक्षा के लिए कुछ बेहद जरूरी रिवीजन ट्रिक्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, कल्याणकारी राज्य का ब्लूप्रिंट। आखिर इन निर्देशों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? एक बहुत ही सीधा सा सवाल अक्सर मन में आता है कि ये नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी आखिर हैं क्या? ऐसा क्या है इनमें जो किसी भी आम देश को एक कल्याणकारी राज्य बना देता है? क्या ये सिर्फ देश चलाने का एक तरीका है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच छुपी है? अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो डीएसपी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले हुए हैं। ये सरकार के लिए कुछ ऐसे साफ दिशा निर्देश हैं जिनका इकलौता लक्ष्य देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। गरीबी को जड़ से मिटाना, समाज में समानता लाना और सबको शिक्षा और रोजगार देना, यही इसका मुख्य एजेंडा है। दिलचस्प बात यह है कि इसे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था, जबकि इसका जो एकदम मूल विचार है वो स्पेन से आया था। और हाँ, अनुच्छेद 36 में राज्य की बिल्कुल वही परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकारों में मिलती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 3 वैचारिक स्तंभ। अनुच्छेदों को सिर्फ रटने से बेहतर है कि हम उनकी थीम को समझें। देखते हैं कि डीपीएसपी को किन 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पिलर है समाजवादी या सोशलिस्ट सिद्धांत। इसका पूरा फोकस देश में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर है। इसमें अनुच्छेद 38 और 39 जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि देश की संपत्ति का समान वितरण हो और सबको जीविका मिल सके। इसी पिलर के तहत अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत दशाएं और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ जैसे बेहद मानवीय मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। दूसरा अहम स्तंभ है गांधीवादी सिद्धांत। ये पिलर सीधे तौर पर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य और निचले स्तर तक लोकतंत्र को पहुंचाने के विचारों पर आधारित है। इसी में आता है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है। यही तो पंचायती राज की असली नींव है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, समाज के कमजोर वर्गों का विकास करना और कृषि व पशुपालन को आधुनिक रूप देना, ये सब इसी विचारधारा का हिस्सा है। और फिर आता है हमारा तीसरा स्तंभ, उदारवादी या लिबरल सिद्धांत, जो एकदम आधुनिक और प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाता है। पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो जो अनुच्छेद 44 में है, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात हो, पर्यावरण को बचाने का मुद्दा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना हो, ये सब के सब इसी मॉडर्न अप्रोच के तहत आते हैं। अगर परीक्षा के नज़रिए से देखें तो कुछ आर्टिकल्स बहुत बार रिपीट होते हैं। ये वो अनुच्छेद हैं जिन्हें दिमाग में छापना बहुत फायदेमंद है। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है, 44 समान नागरिक संहिता की, 48A पर्यावरण को बचाने के लिए है, 50 का सीधा लक्ष्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रखना है और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात करता है। ये एकदम हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। इसी कड़ी में सामाजिक और कानूनी कल्याण के कुछ और हैवी हिटर्स भी हैं जिन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया। 42वें संशोधन से आया अनुच्छेद 39A ये पक्का करता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले।
अनुच्छेद 39D पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन की गारंटी देता है और 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 45 में बदलाव करके 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को इसका एक अहम हिस्सा बना दिया गया। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, DPSP बनाम मौलिक अधिकार। अगर ये नीतियां इतनी ही शानदार हैं, तो जब इनका मौलिक अधिकारों से टकराव होता है तब क्या होता है? इसे समझने के लिए अनुच्छेद 37 को देखना होगा, जो बहुत साफ तौर पर कहता है कि DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी सरकार को इन्हें लागू ना करने के लिए कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। सोचिए, मौलिक अधिकार कानूनी है, कोर्ट में लागू होते हैं और राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, इसलिए वो नकारात्मक प्रकृति के माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ DPSP पूरे समाज के कल्याण के लिए हैं। ये राज्य को कुछ सकारात्मक करने का निर्देश देते हैं। भले ही ये कोर्ट में लागू ना हो, लेकिन देश के सुचारू शासन के लिए ये बिल्कुल बुनियादी और अनिवार्य हैं। हमारा चौथा पड़ाव है सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक केस। जब अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का ये सैद्धांतिक टकराव अदालतों में पहुंचा, तो क्या हुआ? चलिए देखते हैं। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत ही दिलचस्प तरीके से बदला है। 1951 में चंपकम दोरायराजन केस में कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकार DSPS से ऊपर है। फिर 1973 के मशहूर केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा कि भाई शासन के लिए तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। और अंततः 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में ये पूरी तरह स्थापित हो गया कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का संतुलन ही हमारे संविधान की असली ताकत है। किसी एक को दूसरे पर हावी नहीं किया जा सकता। और सिर्फ अदालतों ने ही नहीं, हमारी संसद ने भी संशोधनों के जरिए DSP में नई जान फूंकी है। 42nd संशोधन ने पर्यावरण संरक्षण और मुफ्त कानूनी सहायता जैसे निर्देश जोड़े। 44th संशोधन ने संपत्ति के अधिकार से जुड़े बड़े बदलाव किए और 86th संशोधन ने तो शिक्षा के पूरे परिदृश्य को ही बदलकर रख दिया। ये सब हमें बताता है कि संविधान का ये हिस्सा स्थिर नहीं है, ये समाज की बदलती जरूरतों के साथ लगातार विकसित हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आवश्यक रिवीजन और ट्रिक्स। इतनी सारी जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक कैसे सेव रखा जाए, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 39 अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें बहुत सी अलग अलग बातें शामिल हैं। इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही कारगर ट्रिक है। 39 में सबका कल्याण। बस इस एक वाक्य को याद रखिए, इससे तुरंत याद आ जाएगा कि अनुच्छेद 39 के तहत समान वेतन, बच्चों का सुरक्षित विकास, संपत्ति का समान वितरण और सबको जीविका के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। चीजों को इस तरह हिस्सों में तोड़कर याद रखना वाकई बहुत आसान हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को कुछ क्विक वन लाइनर्स में समेटते हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जो हमेशा जहन में रहने चाहिए। DPSP एक कल्याणकारी राज्य की आत्मा है। इसे न्यायालय के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये संविधान के भाग 4 में मौजूद है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव रखता है। इस चर्चा को हम एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर नीति निर्देशक तत्व सच में हमारे सिस्टम की आत्मा हैं, जिन्हें हम कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, तो सोचने वाली बात यह है कि आज का हमारा आधुनिक सिस्टम इन नैतिक कर्तव्यों और लोगों के पक्के कानूनी अधिकारों के बीच कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठा पा रहा है। क्या ये संतुलन वाकई काम कर रहा है या फिर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।